Very good morning students. Welcome to शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इतिहास पार्ट 4 किसान और काश्तकार चैप्टर को समझाने जा रही हूँ क्लास 9 के लिए। तो बच्चों, हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं किसान और काश्तकार यानी फार्मर्स एंड पीजेंट्स। तो हम बात करते हैं कि बच्चों इस चैप्टर में मैं आपको 3 टॉपिक को डिस्कस करूंगी। फर्स्ट है हमारा इंग्लैंड में आधुनिक खेती का प्रारंभ कैसे हुआ। सेकंड है अमेरिका में आधुनिक खेती की शुरुआत कैसे हुई। अमेरिका पहले क्या था, वहां पे रोटी की टोकरी था और बाद में वो रेतीला बंजर कैसे बन गया, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड हमारा टॉपिक है भारतीय किसान और अफीम की खेती। तो एक एक करके हम इस पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इंग्लैंड में आधुनिक खेती का प्रारंभ। तो इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 1 जून 1830 को क्या हुआ था कि एक किसान के खेत में अचानक से आग लग गई थी। तो वहां पे क्या हो रहा था, जितने भी राइटर्स थे इंग्लैंड के, वो वहां पे थ्रेशिंग मशीन का प्रयोग कर रहे थे। तो बच्चों, थ्रेशिंग मशीन का प्रयोग करने से क्या हो जा रहा था, किसानों की इनकम पे इफेक्ट पड़ रहा था, उनकी नौकरियां छूट रही थी, क्योंकि सारा काम जो किसान अपने हाथ से करता था वो सारा काम क्या कर रही थी, थ्रेशिंग मशीन कर रही थी। तो बच्चों 28 अगस्त 1830 को इंग्लैंड के कैंट के मजदूरों ने एक थ्रेशिंग मशीन को तोड़ दिया। मतलब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया था वहां के इंग्लैंड के किसानों में कि उन्होंने क्या किया कि वहां पे थ्रेशिंग मशीन को तोड़ दिया। तो 2 सालों तक तोड़फोड़ और दंगों के बाद दक्षिणी इंग्लैंड में ये प्रोसेस चलता रहा। तो लगभग 387 थ्रेशिंग मशीन्स को तोड़ दिया गया। तो किसानों को धमकी भरे खत मिलने लगे कि वे मतलब किसानों को धमकी भरे खत मिलने लगे कि वे इन मशीनों का प्रयोग करना बंद कर दें, क्योंकि इनके कारण क्या हो रहा था, किसानों की इन मशीनों के कारण किसानों की जो मेहनत और रोजगार दोनों ही छिन रहा था। तो अधिकतर खतों में बच्चों एक व्यक्ति का नाम होता था जिसका नाम था कैप्टन स्विंग। कैप्टन स्विंग, तो ये एक मिथकीय नाम था, मतलब रियल में ये कोई नेम नहीं था, लेकिन खतों में इनके नाम का प्रयोग किया जाता था। इनका नाम था कैप्टन स्विंग। तो ये एक मिथकीय नाम था। तो जितने भी धमकी भरे खत जमींदारों को दिए जा रहे थे कि वो थ्रेशिंग मशीन का प्रयोग बंद कर दें, तो प्रत्येक हर एक खत में कैप्टन स्विंग के नाम के हस्ताक्षर होते थे। तो जमींदारों को ये डर लगने लगा कि कहीं ये जो हथियारबंद गिरोह है, जो हमारे विद्रोही किसान हैं, ये रात में उन पर हमला न कर दें। तो कई जमींदारों ने तो अपनी मशीन को खुद ही समाप्त कर दिया डर के मारे। तो प्रति उत्तर में सरकार ने कठोर कार्रवाई की। जिन लोगों पर शक था उन्हें बंदी बना लिया गया। तो 1876 में लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 505 को देश में लगभग 505 को देश से निकाल दिया गया और जिनमें से 450 को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया और 9 को फांसी दे दी गई। तो इसके अतिरिक्त 644 लोगों को कारावास की सजा सुनाई गई। तो ये हम बता रहे थे कि इंग्लैंड में उस समय आधुनिक खेती की शुरुआत होने से पहले क्या था कि थ्रेशिंग मशीन का पूरा जोर था, जिसकी वजह से क्या था कि किसानों की रोजगार और उनकी आय पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। तो इन खातों में जो मौजूद नाम था कैप्टन स्विंग, वो एक मिथकीय नाम था। तो कैप्टन स्विंग के नाम पर थ्रेशिंग मशीनों को तोड़ने वाले और दंगे करने वाले कौन थे, मतलब कि जो कैप्टन स्विंग के नाम का सहारा लेकर इन मशीनों को तोड़ रहे थे, जगह जगह दंगे कर रहे थे, उपद्रव फैला रहे थे, मतलब किस बात का विरोध कर रहे थे, ये बात अच्छी तरीके से साफ नहीं थी। अब हम बात करते हैं कि बच्चों इंग्लैंड में आधुनिक खेती का प्रारंभ होने से पहले इंग्लैंड में कैसी खेती थी। तो बच्चों इंग्लैंड में खुले खेतों और कॉमन्स का दौर था। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इंग्लैंड में खुले खेतों और कॉमन्स का दौर। ठीक है बच्चों, तो हम ये बात करने जा रहे हैं कि
18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में इंग्लैंड के जितने भी ग्रामीण और देहाती मतलब रूरल एरियाज थे उनमें ड्रामेटिकली चेंजेस हुए, नाटकीय परिवर्तन हुए। तो इस समय से पूर्व मतलब कि आधुनिक खेती की शुरुआत से पूर्व क्या था कि बच्चों इंग्लैंड का जो ग्रामीण क्षेत्र था बहुत बड़ा था और बहुत खुला हुआ था, मतलब कि चारों तरफ से ओपन था, और जो जमीन थी वो भूस्वामियों की निजी संपत्ति नहीं थी, मतलब लैंड लॉर्ड्स का जमीन पर पूरा अधिकार नहीं था और ना ही वो जमीन की किसी भी प्रकार की बाड़बंदी कर सकते थे। बाड़बंदी मतलब होता है एनक्लोजर। मतलब किसानों जो जमींदारों के पास कोई भी जमीन निजी संपत्ति के रूप में नहीं थी और ना ही वो जमीन की बाड़ाबंदी कर सकते थे। किसान जो था अपने आसपास की जमीन पर फसल उगाते थे और वर्ष की शुरुआत में एक सभा बुलाई जाती थी जिसमें क्या किया जाता था कि किसानों को प्रत्येक व्यक्ति को जमीन के टुकड़े स्ट्राइप्स बांट दिए जाते थे। तो जमीन के टुकड़े क्या किया जाता था बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति को बांट दिए जाते थे। ठीक है बच्चों, तो ये जमीन के अनेक टुकड़े मतलब अवस्थित थे और उनकी गुणवत्ता मतलब क्वालिटी में भी वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। इस जमीन के अलावा इन टुकड़ों के अलावा एक वहां पर थी कॉमन लैंड, मतलब कि वो साझा जमीन जिसको हम लोग कहते थे साझा जमीन यानी कॉमन लैंड। कॉमन लैंड, तो ये कॉमन लैंड जैसा कि नाम से इसके स्पष्ट है कि कॉमन लैंड का जो था प्रयोग कॉमन्स की साझा जमीन पर सभी ग्रामीण लोगों का अधिकार था, मतलब कि ग्रामीण लोग अब वहां पर अपने पशुओं को चरा सकते थे, फल फूल इकट्ठा कर सकते थे या किसी भी प्रकार की खेती कर सकते थे, क्योंकि ये साझा जमीन थी और इस पर सभी का गांव के समुदाय के सभी लोगों का इस पर राइट था। तो गरीब लोगों को ये साझा जमीन एक तरह से क्या थी, उनकी आजीविका यानी उनके लाइवलीहुड का सोर्स था। तो इसी जमीन के बल पर लोग अपनी आय की कमी को पूरा करते थे, अपने जानवरों को पालते थे और जब कभी किसी वर्ष फसल खराब हो जाती थी तो जो कॉमन लैंड थी, जो साझा जमीन थी, लोगों को गरीबी के संकट से उभारती थी। तो समझ आए बात बच्चों की इंग्लैंड में खुले खेतों और कॉमन्स का पहले दौर था। तो इंग्लैंड में खुले खेतों की मतलब ये जो हमारी कॉमन लैंड थी जिसपे सबका अधिकार था, तो क्या हो गया कि इन खुले खेतों की बाड़ाबंदी कर दी गई। मतलब बाड़ाबंदी का मतलब होता है बच्चों खेतों के चारों ओर बाड़े लगा दी गई। तो बाड़ लगाने से ये हो जाता है कि जो बाहर के जैसे किसान हैं वो उस खेत में प्रवेश नहीं कर सकते, मतलब कि वो जमींदार की निजी संपत्ति के अंतर्गत आ गए। तो बाड़ लगाने से उसने उस एरिया को क्या कर दिया, चारों तरफ से इनक्लोज कर दिया कि मतलब बाहर के लोगों का उस पर कोई भी राइट नहीं था। तो इंग्लैंड में खुले खेतों की बाड़ाबंदी का जो आरंभ था 16वीं शताब्दी में हुआ, परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ये जो प्रक्रिया थी बहुत ही तेजी से बढ़ गई। तो इसके लिए मुख्य कारक उत्तरदायी थे। तो हम बात करते हैं कि इंग्लैंड में बाड़ाबंदी के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे। तो इंग्लैंड में बाड़ाबंदी के लिए उत्तरदायी कारक, ठीक है बच्चों। सबसे पहले इसमें था ऊन के मूल्य में वृद्धि। ऊन के मूल्य में वृद्धि, तो सबसे पहले इसका कारण था ऊन के मूल्य में वृद्धि। तो बच्चों जब ऊन के दाम विश्व बाजार में बहुत ज्यादा क्या हो गए, बढ़ने लगे, तो जो संपन्न किसान थे मतलब कि जो बहुत ही रिच फार्मर्स थे वो लाभ कमाने के लिए क्या करने लगे, ऊन का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करने लगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने भेड़ों की मतलब आपको पता ही है कि ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, भेड़ों से प्राप्त होती है। तो इसके लिए उन्होंने भेड़ों की नस्ल सुधारने और बेहतर चरागाहों की आवश्यकता की उनको। तो खुले खेतों में ये काम संभव नहीं था, क्योंकि खुले खेतों में तो सभी का अधिकार होता है, जिसका मन चाहे वो खुले खेतों में जाकर खेती कर सकता था, अपने जानवरों को चरा सकता था। तो अब स्पेशल किस्म की ऊन के लिए क्या था कि जो हमारे भेड़ थे उनका भी स्पेशल ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसके लिए उन्होंने मतलब क्या किया, उन्होंने अलग खुले खेतों में काम संभव नहीं था क्योंकि वहां अन्य पशु भी घुस सकते थे। इसके लिए किसान अपने खेतों की क्या करने लगे, बाड़ाबंदी करने लगे। मतलब उन्होंने अपने खेतों को क्या कर दिया, बाड़ लगाकर सेपरेट कर दिया कि ताकि बाहर के जो किसान है वो अपने जानवरों को वहां ले जा ना सके, अपने जानवरों को वहां चरा ना सके। दूसरा था बच्चों नए
कानून, नए कानून। तो हम बात करते हैं कि नए कानून तो शुरुआत में जो बाड़ाबंदी का जो खर्च अथवा राज्य का बाड़ाबंदी को खर्च और राज्य का समर्थन प्राप्त नहीं था। भले 1850 ईस्वी में तक 60 लाख हेक्टेयर भूमि की बाड़ाबंदी हो चुकी थी, तब ब्रिटिश सरकार ने 4000 ऐसे कानून बनाए जिनके अनुसार बाड़ाबंदी को क्या कर दिया, वैध करार कर दिया, मतलब कंपलसरी कर दिया गया कि खेतों की इनक्लोजर सिस्टम होना ही है। तो इससे क्या हो गया, किस चीज की शुरुआत हुई, बाड़ाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई, बाड़ाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अनाज की बढ़ती मांग। अनाज की बढ़ती मांग, ठीक है बच्चों। तो अनाज की बढ़ती मांग, तो अनाज की मांग में वृद्धि। तो 18वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड की आबादी क्या होगी, बहुत तेजी से बढ़ी। 1750 से 1900 के मध्य इंग्लैंड की आबादी क्या हो गई बच्चों, 4 गुना बढ़ गई। तो 1750 में कुल आबादी 70 लाख थी, जो कि 1850 में 2.1 करोड़ और 1900 में 3 करोड़ तक पहुंच गए। तो अब बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन की भी जरूरत है। अब जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन की मांग भी बढ़ेगी। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन जुटाने के उद्देश्य से बाड़ाबंदी की जाने लगी। मतलब कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगी। रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या किया जाने लगा, खेतों की बाड़ाबंदी और जोरों शोरों से होने लगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके, अनाज उगाया जा सके। दूसरा क्या हो गया बच्चों, अब अनाज की जब मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि अनाज की मांग बढ़ने के साथ साथ उसके मूल्य में भी वृद्धि होगी। तो जब अनाज की मांग बढ़ी तो अनाज के मूल्य में भी वृद्धि होगी। तो उद्योगों की स्थापना के कारण गांव में बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में शहरों में आकर रहने लगे। तो जैसे अब शहरों में उद्योगीकरण होने से क्या हो गया, लोग गांव से शहरों की ओर क्या करने लगे, मूवमेंट करने लगे। उन्हें शहरों में अनाज खरीदना पड़ता था, इसके फलस्वरूप अनाज के मूल्य बढ़े हुए थे। तो फ्रांस के युद्धों के दौर पर यूरोप से गेहूं का आयात भी बंद हो गया था, जिससे इंग्लैंड में क्या हो गया था, अनाज का अभाव उत्पन्न होने लगा और अनाज की कीमतें क्या होने लगी, आकाश होने लगी। अनाज की मांग भी कम, मतलब मांग भी ज्यादा थी, मूल्य भी बढ़ा था, लेकिन अनाज का क्या था, वहां पे बहुत ही अभाव था। तो अमीर किसानों के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाकर बहुत लाभ कमाने का अच्छा अवसर था। मतलब अमीर किसानों को तो फायदा हो रहा था क्योंकि उन्होंने अपने खेतों की बाड़बंदी कर दी थी और उनको तो एक तरह का अवसर मिल गया कि वो अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पादन करने लगे लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो इसके लिए कृषि फार्मों की बाड़ाबंदी करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो गया। तो बच्चों ये था हमारा कैसे बाड़ाबंदी की शुरुआत हुई। अब हम बात करते हैं बाड़ाबंदी का युग। बाड़ाबंदी का युग, बच्चों अब हम बात करते हैं कि बाड़ाबंदी का युग। तो इंग्लैंड में 1780 के दशक से पूर्व आबादी बढ़ने से क्या हो गया बच्चों, खाद्यान्न का संकट गहरा हो गया। लेकिन 19वीं शताब्दी में जिस तेजी से आबादी बढ़ी उसी दर से क्या हो गया, खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ गया। तो जनसंख्या वृद्धि की जो गति तेज होने के परिणाम स्वरूप क्या हो गया, 1868 में जो खाद्यान्न की अपनी आवश्यकताओं का 80% जो क्या हो गया, उत्पादन इंग्लैंड स्वयं ही कर रहा था और जो 2% था खाद्यान्न आयात किया जा रहा था। तो बच्चों गरीबों पर इस बाड़ाबंदी का क्या प्रभाव पड़ा, तो बाड़ाबंदी ने इंग्लैंड के भूस्वामियों को तो बहुत अधिक धनवान बना दिया, क्योंकि भूस्वामियों को तो अवसर प्राप्त हो गया क्योंकि उन्होंने अपने खेतों की बाड़बंदी कर दी थी। तो बाड़बंदी करने से क्या हो गया, वो ज्यादा से ज्यादा अपने खेतों में अनाज को प्रोडक्ट कर रहे थे, तो वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे। और जो लोग अपनी आजीविका के लिए साझा जमीन पर आश्रित थे, जिस साझा जमीन की बाड़ाबंदी कर दी गई थी, तो उन लोगों पर इस बाड़ाबंदी का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। वे बाड़ाबंदी के पश्चात ना तो अपने जलवान की लकड़ी इकट्ठा कर सकते थे, ना ही साझा जमीन पर अपने जानवरों को चरा सकते थे, और ना ही किसी भी प्रकार का फल फूल या भोजन के लिए छोटे जानवरों का शिकार कर सकते थे। अब उनके पास फसल कटाई के पश्चात बची चीजों को बटोरने का विकल्प भी नहीं रह गया था। हर चीज पर क्या हो गया था, जमींदारों का अधिकार हो गया था, हर चीज बिकने लगी थी और वह भी ऐसी कीमतों पर जिन्हें अदा करने की सामर्थ्य गरीबों के पास नहीं थी।
बाड़े के भीतर की जो जमीन थी अब भूस्वामियों की क्या हो गई थी, निजी संपत्ति बन गई थी। तो इंग्लैंड के मध्यवर्ती और आसपास के प्रांतों में बाड़ाबंदी के पश्चात गरीबों को भूमि से बेदखल कर दिया गया था। उन अपने अधिकारों से वंचित और भूमि से बेदखल होने की वजह से वे रोजगार की तलाश में क्या करने लगे, दर दर भटकने लगे। वे दक्षिणी प्रांतों की ओर जाने लगे। मध्य भारत में सबसे सघन खेती होती थी, वहां भी खेती और मजदूरों की बहुत मांग थी, लेकिन अब कहीं भी गरीबों को एक निश्चित और सुरक्षित रोजगार नहीं मिल पा रहा था। मतलब बाड़ाबंदी का इतना ज्यादा असर हुआ था कि जो एक पर्टिकुलर रोजगार उन लोगों को मिलता था वो पर्टिकुलर रोजगार उन लोगों को नहीं मिल पा रहा था। वो एक मतलब घुमंतू लोगों की तरह एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे थे, काम की तलाश में भटक रहे थे। तो पुराने जमाने में साधारणतः जो मजदूर होते थे भूस्वामियों के साथ ही रहा करते थे। तो 1800 ईस्वी तक आते आते ये प्रचलन क्या हो गया, समाप्त होने लगा। अब मजदूरों को कार्य के बदले मजदूरी मिलती थी। इसके फलस्वरूप कार्य क्या होता था, अनिश्चित होता था। रोजगार क्या होता था, असुरक्षित होता था, मतलब कि कभी भी उनको निकाल दिया जाता था। और आय क्या होती थी, उनकी अस्थिर हो गई थी। तो साथ ही प्रत्येक वर्ष कई महीनों के लिए वो बेरोजगार भी रहने लगे। मतलब उनका काम क्या होता था बच्चों, सीजनल होता था। मतलब कि डिपेंड्स ऑन द सीजन, सीजन पर डिपेंड करता था कि जब कृषि का मौसम होगा तब उनको काम मिलेगा, बाकी महीने वो क्या करेंगे, बेरोजगार रहेंगे। तो नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच होने वाले युद्ध की समाप्ति के बाद बड़ी संख्या में जो सैनिक थे अपने घर की ओर खेतों में वापस लौट आए। युद्ध समाप्ति के पश्चात यूरोप से क्या हो गया, खाद्यान्नों का आयात भी बढ़ने लगा। खाद्यान्नों के मूल्यों में भी भारी गिरावट आ गई, कृषि मंदी आ गई। तो इधर सैनिक नए मतलब आप काम करके लौट रहे थे सैनिक, मतलब युद्ध तो समाप्त हो गया था। अब सैनिकों को क्या चाहिए था कि रोजगार चाहिए था। तो इधर सैनिक नए रोजगार की खोज कर रहे थे। भूस्वामियों ने कम भूमि पर खेती प्रारंभ कर दी और सरकार से खाद्यान्नों के आयात की मांग रोकने के लिए कहा। तो इंग्लैंड की जो देहाती व ग्रामीण क्षेत्रों में जो मैंने बताया था कि कैप्टन स्विंग के नाम से जमींदारों को क्या हो गया, जमींदारों के खेतों में हमले होने लगे। मतलब कैप्टन सिंह के नाम का सहारा लिया जाने लगा, जो कि एक मिथकीय नाम था। मतलब रियल में कोई कैप्टन सिंह नहीं थे, लेकिन उनके नाम का सहारा लेकर जमींदारों को धमकी भरे खत दिए जाने लगे, थ्रेशिंग मशीनों को तोड़ा जाने लगा। तो इस तरह का वहां पे विद्रोह हो रहा था। तो इंग्लैंड में आधुनिक कृषि का प्रभाव, तो इंग्लैंड में आधुनिक कृषि के आगमन से अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। पूरी तरह से सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ बच्चों, खुले खेत समाप्त हो गए। जो लोगों की, गरीब लोगों की आजीविका का साधन थे, इन खुले खेतों की क्या हो गए बच्चों, समाप्ति हो गई। और किसानों के पारंपरिक अधिकार भी छीन लिए गए। गांव के गरीब लोग बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन करने लगे और अमीर किसानों ने पैदावार की वृद्धि और अनाज को बेचकर लाभ कमाया, जिससे वो बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को क्या समझाया, आज मैंने आप लोगों को इंग्लैंड में आधुनिक कृषि की कैसे शुरुआत हुई, कैसे बाड़ाबंदी की गई, कैसे खुले खेतों की समाप्ति हुई। So that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Thank you for attending the class.